हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं अगस्त मंथ के 11th नीट के पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिए, फर्स्ट वन 46 नंबर के सवाल में हमें दे रखा है कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज डीकलराइज बाय। पहले हमें टाइट्रेशन से ये समझना होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट डीकलराइज कैसे होता है। पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि हमारा KMnO4। ओके, तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और ये पर्पल कलर का दिखता है। क्लियर। अब कंडीशन ऐसी कि मैं अगर इसको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा एसिडिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में। अगर Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डीकलराइज होने के लिए उसका रिडक्शन होना जरूरी है। उसका रिडक्शन तभी होगा जब उसके साथ जो भी कंपोनेंट रिएक्शन कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो। तो अब हमें ऑप्शन में दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2। अब देखो, इसमें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पहले से ही है, तो ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो इसके साथ रिएक्शन करने से ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड वन कंडीशन दे रखा है मुझे वाइट विट्रियल। तो उसका फॉर्मूला है ZnSO4 इंटू 7H2। तो यहाँ पे आप समझो Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही +2 है, तो ये मोर देन ऑक्सीडेशन स्टेट हायर में नहीं जा सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है मोर सॉल्ट। उसका फॉर्मूला होगा FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी +2 है, तो ये +2 से कहाँ जाएगा +3 में। तो Fe का क्या होगा, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा। उसका ऑक्सीडेशन होगा तो जब भी मैं MnO4 माइनस का रिएक्शन मोर सॉल्ट के साथ करवाऊंगा तो MnO4 -2 इज कन्वर्ट इंटू माइनस इज कन्वर्ट इंटू Mn+2 एंड Fe+2 इज कन्वर्ट इंटू Fe+3, इसीलिए ये डीकलराइज हो जाएगा। तो सिंपली हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा मोर सॉल्ट के साथ रिएक्शन होगा तब पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डीकलराइज होगा। चलिए लास्ट वन दिल्ली वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट। तो उसका फॉर्मूला होता है NaNH4 HPO4। इसमें Na पहले से ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल। फॉस्फोरस भी +5 में है, तो ये मैक्सिमम पर ही है। तो हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा मोर सॉल्ट, जो कि MnO4 को डीकलराइज करने में रिएक्शन करेगा। क्लियर। चलिए देन आफ्टर सेकंड वन सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नंबर ऑफ मोल्स of KMnO4 required to oxidize 1 mole of FeC2O4 in acidic medium। तो यहाँ पे क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे मुझे क्या दे रखा, KMnO4। तो ऐसे सवाल में मैंने पहले से आपको बता रखा है कि पहले आपको डेटा जो दे रखा है उसको कलेक्ट कर लेना है। तो एक तरफ मैं KMnO4 का जो गिवन डेटा है उसको लिख देता हूँ और सेकंड वन कंडीशन में मैं FeC2O4 के बारे में। तो चलिए KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, यहाँ पे कितना है +7। ओके, KMnO4 एसिडिक मीडियम में कहाँ कन्वर्ट होगा, तो KMnO4 Mn+7 से कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में एसिडिक मीडियम में, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू 5। वही अगर फेरस ऑक्जेलेट में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो +2, ये किस में कन्वर्ट होगा, तो Fe+3 में, एन फैक्टर Fe का कितना 1। चलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्जेलेट में कितना +3, ये +3 कहा जाएगा CO2 में। CO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन जाएगा +4। एक कार्बन में कितना चेंज आया, एक का, तो दो कार्बन में कितना आएगा, दो का। टोटल फेरस ऑक्जेलेट का एन फैक्टर कितना, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तब देखिए जो गिवन डेटा से उसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं,
KMnO4 का एन फैक्टर कितना, 5। ओके, चलिए KMnO4 का मोल मुझे फाइंड करना है, तो मोल्स रिक्वायर्ड KMnO4 ये मुझे फाइंड करना है। फेरस ऑक्जेलेट का एक मोल मुझे बोल दिया है, इसका एन फैक्टर 3 है और इसका मोल मुझे गिवन है 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि भाई किसी भी बैलेंस रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाए, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वल। उसके मुताबिक हमारा कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा कि KMnO4 का मोल इंटू उसका एन फैक्टर इज इक्वल टू ऑक्जेलेट आयन का, फेरस ऑक्जेलेट का मोल इंटू उसका एन फैक्टर। चलिए इसका मोल मुझे फाइंड करना है, KMnO4 का मोल। चलिए इसका एन फैक्टर कितना, 5 इज इक्वल टू मोल 1, एन फैक्टर कितना, ये एन फैक्टर 3। ओके, तो मेरा KMnO4 का मोल हो जाएगा, मोल्स ऑफ KMnO4, मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 3/5 यानी कि 0.6। सेकंड वन में हमारा आंसर बन जाएगा 0.6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन में हमें दे रखा है, a compound containing atom X, Y and Z, the oxidation number of X plus 2, Y plus 4 and Z minus 3, therefore the possible formula of compounds। तो इस तरीके के सवाल में हमें ऑप्शन से चेक कर लेना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का एक एप्लीकेशन है कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी होगा तब उसका, उसमें जो भी एलिमेंट है उन सबका एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर सम करेंगे तो वो 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट वन ऑप्शन से देखना शुरू कर दे, 1x प्लस 1y प्लस 2z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यस बढ़िया। चलिए एक x का कितना दे रखा है, 2, 1y का कितना दे रखा है, +4, और z का कितना दे रखा है, -3 इज इक्वल टू क्या, 0। चलिए 2 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये वही बात हुई, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। यस, तो ये राइट है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा 48 में ए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन 3Br2 + 6CO3 - 2 + 3H2 and 5Br- and BrO3 and 6HCO3-, व्हाट हैपन्स टू द ब्रोमीन। अभी यहाँ पे बोला है कि ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें से फाइंड करना है। तो देखिए स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऐसे हमें पूछा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0। यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो -1। यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो +5। अभी क्या हुआ, Br2 से एक स्पीसीज बन रहा है Br- और दूसरा बन रहा है BrO3-। तो अभी आप देखो 0 में से ये -1, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। Br2 से ये BrO3-, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों Br2 में ही हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ब्रोमीन बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा दिल्ली, ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते 50। द कन्वर्जेशन ऑफ सुगर C12H22O11 gives CO2 इज। अभी ये क्या, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ वो पता करना है। तो देखिए हमारा क्लासिकल डेफिनेशन जो था, जो हमारा क्लासिकल डेफिनेशन था उसके मुताबिक ऑक्सीडेशन मतलब क्या, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वहीं अगर रिडक्शन के बारे में बात करें तो क्या, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। तो अभी देखो इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, तो इस रिएक्शन के दौरान यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। क्लियर। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलिए कोई बोले भाई मुझे मॉडर्न कॉन्सेप्ट से आप समझे ऑक्सीडेशन नंबर से, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल मिला के कितना बन जाएगा, यहाँ पे 0। क्लियर।
और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया तो ये चीज़ क्या हो गई भाई ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में कन्वर्जेशन ऑफ शुगर C12H2211 is converted into CO2 is reaction is a oxidation reaction। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्लोरीन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पहला ऑप्शन HCl, तो ये Cl माइनस है, H प्लस है। दूसरा ऑप्शन HClO4 माइनस। तो अभी मैं Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करूँ, अब थोड़ा एक बार फॉर्मूला लिख के भी। चलिए 1 हाइड्रोजन +1 क्लोरीन +4 ऑक्सीजन और सबका मिलके 0। हाइड्रोजन का कितना +1 क्लोरीन का x मुझे फाइंड करना, 4 ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, +1 + x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। ये हमारा आंसर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का कितना भाई +7। चलिए ICl में, तो I और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का ज़्यादा दिए माइनस और क्लोरीन प्लस, सॉरी आयोडीन प्लस हो जाएगा। Cl2O7 सॉरी Cl2O पूछा है मुझे। ऑक्सीजन का कितना -2, 2 क्लोरीन का मिलके कितना +2, तो एक क्लोरीन कितना हो जाएगा +1। तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते 52, हाउ मेनी मोल्स K2Cr7 कैन बी रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ Sn+2। तो अगर K2Cr7 का अगर आप रिएक्शन करेंगे तो इसको मुझे आयनिक फॉर्म में अगर मैं लिखूँ, और ऐसे भी हमें पता तो चल जाएगा कि इसका एन फैक्टर कितना है, चाहे ऐसे लिख ही देंगे तो Cr2 -2 इज कन्वर्ट इनटू Cr+3, 2 Cr है, इसका एन फैक्टर में फाइंड करो, यहाँ पे कितना +6, यहाँ पे कितना +3, कितना चेंज आया एक क्रोमियम में 3, लेकिन इसके एक मोल में कितने क्रोमियम है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका एन फैक्टर कितना मिल जाएगा मुझे 6। क्लियर। तो K2Cr7 के लिए मुझे एन फैक्टर मिल गया। अब सेकंड वन कंडीशन कि Sn किस में कन्वर्ट होगा Sn+2, तो Sn+2 इज कन्वर्ट इनटू Sn+4। तो यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है एन फैक्टर कितना भाई, एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो भाई वैल्यू पुट करो, किसका मोल फाइंड करना है K2Cr7 का। तो K2Cr7 का मोल मुझे फाइंड करना है, उसका एन फैक्टर है 6, इसका मोल 1 दे रखा है और इसका एन फैक्टर 2। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मोल इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला अहमदाबाद 1/3। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप सोचे तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है पहला, तो ये तो कभी नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे Na+ है तो यहाँ पर भी Na तो प्लस है, यहाँ K+ है, यहाँ K+ है, यहाँ Cl- है, यहाँ Cl- है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। क्लियर। तो ये तो सीधा हमें पता चल जाएगा। सेकंड वन कंडीशन में थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। कैल्शियम +2 है, कार्बन यहाँ पे +3 है, ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, क्लोरीन -1 है, कैल्शियम +2 है, क्लोरीन -1 है, हाइड्रोजन +1 है, कार्बन +3 और ऑक्सीजन -2, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। चलिए यही तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप समझना हो गया भाई। चलिए बढ़िया। तो इस रिएक्शन के दौरान ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Zn 0 में से कहाँ जा रहा है Zn+2 में, Ag+ से कहाँ जा रहा है Ag 0 में, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया रिडक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। इन द बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो देखिए ये रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, IO3- इज कन्वर्ट इनटू I2 में जा रहा है, और I- इज कन्वर्ट इनटू I2।
कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, क्लियर। तो अब इसको बैलेंस करना है, कैसे, मीडियम में भी, एसिडिक मीडियम में। चलिए शुरू करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड से। 3 आयोडीन 2, तो मैं पहले 2 आयोडीन कर दूँ, यहाँ पे आयोडीन 2 तो इसको 2 कर लेते। चलिए ऑक्सीजन कितना, 3 2 6, 6H2O, तो यहाँ पे 12H प्लस, क्लियर। तो यहाँ पे टोटल 0, यहाँ पे +10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन में ऐड कर लूँ। चलिए नेक्स्ट वन कंडीशन, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, सीधे किसकी बारी, चार्ज की बारी। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे और 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, आप सबको मालूम पड़ जाएगा। ये 2 2 जा 10 हो जाएगा, यस, ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, डन। अब लास्ट वन हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, तो यही भाई 2IO3 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 12H प्लस गिव्स I2 प्लस 6H2, है ना, एसिडिक मीडियम। ओके, अब जो पूछा है उसको लिखो भाई। ओके, अभी देखिए ये ए पूछा, लेकिन अभी यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो ऑप्शन दे रखे उसमें ऐसा चीज़ नहीं है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को, जो ये बैलेंसिंग रिएक्शन है, ओके अभी लिखना 5 और 1 6I2 है, आई एम सॉरी, इस रिएक्शन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, यस। तो ये 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे 5, ये 6, ये 3 और ये 3। अब जो पूछा वो वैल्यू फाइंड करो भाई। क्या पूछा भाई, आई माइनस का नंबर कितना, तो पहले ये ए पूछा, फिर H प्लस ये B, फिर H2O ये C, तो नंबर मिल गया मुझे 5 6। ओके, I2 के बारे में भी पूछा है, D, ये D पूछा, तो ये BCD क्या हो जाए 5 6, ये भी 3 और ये भी 3, 3 इंटू 3। ऑप्शन हमारा कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट वाला ए बन जाएगा आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते 55। इन अल्कलाइन मीडियम ClO2 ऑक्सीडाइज H2O to O2 and reduces to itself Cl minus. How many moles of H2O2 will be oxidized 1 mole of ClO2? Cl, तो देखिए अब ऐसे सवाल में केवल एक ही फॉर्मूला हमारा है, मोल इंटू एन फैक्टर इंटू मोल इंटू एन फैक्टर, क्लियर। देखिए पहले तो मैं ये फाइंड कर लूँ कि एन फैक्टर कितना है, तो ClO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl माइनस में, और H2O2 किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, O2 में। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ये -1, तो ये +4 से -1 कितना एन फैक्टर, ये 5, गुड। चलिए यहाँ पे कितना -1, यहाँ पे कितना 0, एक में एक का चेंज, लेकिन एक मोल में कितने ऑक्सीजन 2, तो ये एन फैक्टर हो जाएगा 2। चलिए अब जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट कर लो, किसके मोल फाइंड करने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2, ClO2 का एक मोल मुझे दे रखा है, ये एक मोल है, इसका एन फैक्टर कितना 5, इज इक्वल इसका मोल मुझे फाइंड करना, और इसका एन फैक्टर कितना 2। चलिए मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू 5 1 जब 5, तो ये हो जाएगा 5/2, यानी कितना 2.5, आंसर हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 56। 56 में मैच करना है ऑक्सीडेशन नंबर को एक दूसरे के साथ। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, लिस्ट 1 में कंपाउंड दे रखा है और लिस्ट 2 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, सभी में नाइट्रोजन का फाइंड करना। चलिए NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, Na3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। खत्म चीज़ है। चलिए फर्स्ट में क्या आएगा 3, सेकंड में क्या आएगा 4, थर्ड में क्या आएगा 2 और लास्ट में क्या आएगा 1। करिए 3 3 4 2 1 3 4 2, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन सवाल नंबर 57। इन NH4NO2 इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन विल बी। अगर आप इस तरीके से कोई सॉल्ट दे रखा है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का एक ईजी तरीका कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, आयोनाइज कर दो।
तो यहाँ पे एक बन जाएगा एमोनियम NH4 प्लस और दूसरा बन जाएगा NO2 माइनस। अब NH4 प्लस में फाइंड कर ले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 1 नाइट्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना, +1। नाइट्रोजन का मुझे फाइंड करना है, 4 हाइड्रोजन का मिलके कितना, एक का +1 बराबर क्या हो जाएगा, +1। चलिए अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टेप ना करो तो भी चलेगा, ये 4 इधर आएगा, 4 -4 +1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। तो फर्स्ट में -3 और ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो आंसर हमारा बन जाएगा। लेकिन अभी इसको भी देख ले, तो चलिए 2 ऑक्सीजन का मिलके, ओके अब सीधा नहीं करना, चलिए 1 नाइट्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, नाइट्रोजन का x प्लस 2 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -1, x प्लस ओके -4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 4 -1, तो x इज इक्वल टू +3। तो एक होगा -3 एंड सेकंड वन होगा +3। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 58। सल्फर इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रेजेंट इन, कौन सी कंडीशन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो देखिए सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला, तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला H2SO3। ओके इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 to the 6 में से 2 जाएगा, +4 आ जाएगा, क्लियर। H2SO3 में, H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +4। चलिए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2H2O7, ये हो जाएगा H2H2O7। चलिए यहाँ पे कितना बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6। चलिए डायथायोनस एसिड, डायथायोनस एसिड का फॉर्मूला कितना, H2S2O4। चलिए इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3। ओके और थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 2। ओके तो इजीली ये पता कर सकते हैं भाई, सभी का केवल नाम के साथ उसका फॉर्मूला आना जरूरी है, क्लियर। और इन सब का आपको फोटो भी मालूम होना चाहिए, तब जाके आप इसका एक और कैरेक्टर पढ़ सकते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे उसका काम कर सकते हो, क्लियर। चलिए तो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ से चेन्नई, 58 में चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट इज फिजिबल, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या कंडीशन है भाई, कि F2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर कौन Cl2, फिर Br2 और फिर I2। तो यहाँ से I2 Br को Br2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो नॉट फिजिबल रिएक्शन। Br2 I का रिप्लेसमेंट करेगा, F2 ऑक्सीजन का करेगा, Cl2 ब्रोमीन का करेगा, लेकिन I2 से Br- का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, क्लियर। तो आंसर हमारा बन जाएगा 59 में चेन्नई। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 60। NaClO solution react with H2SO3 as NaClO plus H2SO3 and gives NaCl plus H2SO4. A solution of NaClO used in above reaction containing 15 graph of NaClO per liter, the normality of the solution. Okay, तो पहले तो मैं मोलरिटी फाइंड कर लूँ, मुझे नॉर्मलिटी फाइंड करना है, तो पहले मैं मोलरिटी फाइंड कर लूँ। चलिए मोलरिटी इज इक्वल टू पर लीटर बोला, तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। पर लीटर बोला है, वॉल्यूम तो 1 लीटर है, तो वेट कितना 15। चलिए उसका मोलिकुलर वेट फाइंड कर लेना है अभी। चलिए NaClO का मोलिकुलर वेट, सोडियम का कितना 23, 35.5। चलिए ऑक्सीजन का कितना 16, 23 प्लस 35.5 प्लस 60 इज इक्वल टू 74.5 ग्राम पर मोल, क्लियर। तो इसको डिवाइड कर दिया 74.5 से, ओके 15/70 4.5 इज इक्वल टू मिलेगा 0.2,
ओके, तो अब तो ये तो अभी मुझे अभी मोलारिटी मिला, मुझे फाइंड करना है नॉर्मलिटी। तो उसमें मैं थोड़ा रेडॉक्स का भी यूज कर लूँ भाई नॉर्मलिटी के लिए, तो यस। तो नॉर्मलिटी के लिए मैं फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकता हूँ, नॉर्मलिटी इज मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। यस सर। मोलारिटी कितना 0.2। चलिए एन फैक्टर कितना, तो NaCl में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +1। ये कहाँ जा रहा है -1 में। कितना चेंज आया भाई, +1 से -1 जाएगा तो भाई 2 का चेंज आया। तो एन फैक्टर कितना है 2। 0.2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0.4 नॉर्मल। नॉर्मलिटी भी हमें मिल गई, क्या हो जाएगा 0.4 नॉर्मल हमारा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, आंसर यहाँ से हो जाएगा चेन्नई। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर दे रखा है मुझे भाई 61। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम +2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन -2 है, और ये कार्बन कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो वही बात यहाँ पे कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2 कार्बन +4 ऑक्सीजन -2। कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बाकी सभी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स है, ये भी रेडॉक्स है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 62। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe 0.94 O। क्लियर। तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है कि भाई मुझे बोला है कि भाई Fe 0.94 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो जो फॉर्मूले से हम निकालते उसी तरीके से निकाल देते हैं, जो फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकालते हैं उसी तरीके से इसका भी निकाल देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है भाई कि भाई Fe का नंबर कितना, तो Fe का नंबर हमारे पास है 0.94 Fe +1 ऑक्सीजन, और सबका मिलके कितना भाई, सबका मिलके यहाँ से हो जाएगा 0। क्लियर। तब देखो 0.94 Fe का मुझे फाइन करना है x, ओके, +1 ऑक्सीजन का कितना -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना मिला, ये वैल्यू मुझे मिली 0.94x -2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/0.94। क्लियर। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2/0.94। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दिया है 63। तो 63 नंबर में क्या बोला है, in acidic medium the dichromate ion oxidize the ferrous ion to ferric ion if the molar mass of potassium dichromate in 294 gram per mole, what is the equivalent mass। देखिए, तो ये केवल सिंपल सवाल है, हमें क्या बोला डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट यानी कि Cr2O7-2 इज कन्वर्ट इनटू 2Cr+3। तो पहले तो मैं इसका एन फैक्टर फाइंड कर लूँ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +6 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +3, लेकिन एक मोल में कितने Cr है 2, तो एक में कितना चेंज 3 का, तो 2 में कितना चेंज हो जाएगा 6 का। तो यहाँ से मुझे डाइक्रोमेट का एन फैक्टर मिल गया, एन फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ओके, अब केवल और केवल एक रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान मुझे क्या पूछा है, इस रिएक्शन के दौरान मुझे पूछा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर। चलिए मोलिकुलर मास गिवन है 294, डिवाइड क्या कर लो 6, क्या आ जाएगा 49। चलिए आंसर हमारा बन गया 49। क्लियर। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है उससे अभी कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि भाई डाइक्रोमेट इज कन्वर्ट इनटू Cr+3, तो एन फैक्टर 6 है। गुड। चलिए नेक्स्ट वन, what is the equivalent weight of IO4 minus when it's converted into I2 in acidic medium। IO4 minus I2 में कन्वर्ट हो रहा है, IO4 minus is convert into I2। मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट फिर से फाइंड करना था, वही बात, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +7, यहाँ पे कितना 0, कितना चेंज आया भाई 7 का। क्लियर।
तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कितना 7। तो आंसर हमारा बन जाएगा 64 में बॉम्बे m/7। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या गिवन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्विवेलेंट वेट फिर से पूछा भाई, लेकिन यहाँ पे आपको पहले ये पता करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो पहले मैं ये देख लूँ, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो +4। यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो SO2 ऐसे क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मुझे क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। चलिए मोलर मास कितना है, तो सल्फर +2 ऑक्सीजन। चलिए सल्फर का कितना है 32, तो ऑक्सीजन का कितना है 16। चलिए तो ये 32 + 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा 64/4 यानी कि कितना 16। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर 65 में हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कौन सा कैरेक्टर दिखा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लो वो क्या दिखा सकता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। और इंटरमीडिएट हो वो क्या दिखाएगा, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। हमें क्या पूछा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए SO2 में सल्फर का कितना +4, सल्फर SO3 में +6, CO में कार्बन +2, यहाँ पे +4, तो ये हायर पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 67। इन सम केस ऑक्सीजन exhibits positive oxidation state, कंसेक्यूटिवली इट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए आमतौर पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फिर भी कभी कभार ये बोल रहा है कि भाई कभी कभार वो पॉजिटिव बन जाता है, और उसका रीजन बोला कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। यस, तो फ्लोरीन के सारे कंपाउंड ऑक्साइड हो, पेरोक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, सभी में ऑक्सीजन क्या होगा, माइनस। लेकिन ऑक्सीजन के दो कंपाउंड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन यहाँ पे कितना +2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना +1, तब पॉजिटिव बना। क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन की कंपेयर में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। चलिए तो 67 में आंसर बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 68। इन द रिएक्शन ए n-n2 plus x electron gives a minus n1 in the value of x। तो देखिए इसको निकालने का एक सीधा तरीका है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -n2 फिर क्या हुआ x इलेक्ट्रॉन, क्लियर, इज इक्वल टू क्या हो गया -n1। तो मुझे x इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -n1। इसको इस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा n2। मैं x इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकता हूँ, n2 - n1। क्लियर। कि यहां से क्या हो जाएगा n2 - n1, ये -n2 है, यस सर, ये -n1 है, जी हाँ। तो यहां से हमारा आंसर बन जाएगा n2 - n1। तो क्या थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए s-2 है और ये कन्वर्ट हो रहा है मान लीजिए s-1 में। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए। इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसने गेन नहीं किया, इसने लूज किया, ऐसे समझ सकते हैं। तो हम उल्टा करेंगे, ये कितना है -1, ये कितना है -2, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नंबर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो पॉजिटिव ही है। तो इसका आंसर पॉजिटिव लाने के लिए मैं क्या करूँ, तो मैं ऐसे ही करूँगा, इसको क्या बोलूँ मैं,
N2, ये क्या है N1। क्लियर। तो अभी इसको आंसर मुझे पॉजिटिव लाना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन का नंबर यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं ऐसे करूँ N1 सॉरी N2, ये हमारा N2 है लेकिन नेगेटिव है। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई इसको N2 में बोलूँ तो ऐसे, चलिए N2 का वैल्यू नहीं रखना है, सीधा ये जो डेटा दे रहा वही लिख देता हूँ मैं। चलिए -1 -2, तो -1 + 2 इज इक्वल टू +1। तो N1 हमने क्या लिया N2 -N2, और ये क्या है -N1। कैसे लिख रहे हैं हम, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा -N1, तो आंसर हमारा बन जाएगा ऐसे N1 -N2, N1 -N2 बनेगा। क्या आंसर बनेगा N1 -N2। क्योंकि देखो फिर से एक बार देख ही लेते हैं थोड़ा बहुत, ये कितना -1, ये कितना -2, -1 से मैंने -2 को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हुआ, तो आंसर मेरा कितना बना +1। ओके, चलिए नेक्स्ट वन सवाल, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 69। इन द रिएक्शन 2Fe CN6 3- plus H2 2OH minus gives 2Fe CN6 4- plus 2H2O plus O2. What is the equivalent weight of the reductant? रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तो H2O2 ऑक्सीडाइज इनटू O2। ओके, फिर हमें पता चलेगा भाई ये H2O2, तो H2O में भी तो रिड्यूस हो सकता है, तो हम कैसे मालूम कर ले, तो देखिए इसको देख लो पहले, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +3, और यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2, तो Fe का क्या हुआ रिडक्शन, इसका मतलब H2O का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो H2O2 हमारा क्या हो गया ऑक्सीडेंट। क्लियर। अब इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए, तो ये -1 से 0 कितना चेंज, एक में एक, तो दो में दो का चेंज, एन फैक्टर 2 आ गया। इसका मोलर मास कितना 34 डिवाइड क्या कर दूँ 2, कितना आ जाएगा 17। आंसर हमारा ये बन जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 70। द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज, तो देखिए एक सीधी कंडीशन बात है कि एक कंटेनर में आपने दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भर लिया तो वो रह सकता है, क्योंकि दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं, या फिर दो रिड्यूसिंग एजेंट को भर लिया तो भी वो रहेगा क्योंकि दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। लेकिन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो ये सवाल में तो क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे Fe+2 और यहाँ पे भी Sn+2, तो ये +2 से क्या होना चाहता है +3, ये +2 से क्या होना चाहता है +4, दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, उसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 71। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O5, H4P2O5, H4P2O6 एंड H4P2O7 में रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो देखिए H4P2 4 हाइड्रोजन +2 फॉस्फोरस +5 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 डालेंगे तो +4 प्लस फॉस्फोरस का मुझे फाइंड करना +5, ऑक्सीजन का कितना -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए यहाँ से क्या होगा 4 + 2x -10 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +3, तो फर्स्ट वन में +3 है, तो ये दो ऑप्शन हुआ। चलिए दूसरा है H4P2O6, चलिए 4 हाइड्रोजन का मिलके 4 प्लस प्लस
2x प्लस 6 टू जा -12 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 12 4 यानी कि कितना बचेगा -8, उस तरफ जाएगा +8। x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +4। तो सेकंड में +4 क्लियर, और लास्ट में तो +5 है ही, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 टू जा -40, +4 को निकाल दो, कितना बचा 10, 10 के कितने पार्ट 2, कितना हो जाएगा +5। ये सीधा निकाल सकते हैं आप। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ऐसा कैलकुलेशन वाला खेल अब शायद ठीक नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। K2Cr2O7 के कितने मोल दे रखे 6 × 10⁻³ मोल्स इज कंप्लीटली विथ react with 9 × 10⁻³ mole of Xn+2 gives X2 minus and Cr plus the value of N is। तो ऐसे इक्वेशन में जो बोला वही करना भाई। K2Cr2O7 का वैल्यू लिख दो और यहाँ पे लिख दो X प्लस N का। क्लियर, K2Cr2O7 is converted into Cr+3 और X प्लस 3 is converted into XO3 माइनस। यहाँ पे एन फैक्टर आगे कैलकुलेट कर चुके कितना 6, इसका एन फैक्टर हमें मालूम नहीं है। एन फैक्टर बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, कितना होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। तो आप ऐसा एन फैक्टर बोल सकते हैं प्लस मतलब 5 माइनस N प्लस, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर, चलिए तब इसका कैलकुलेट करके पहले तो इसका एन फैक्टर निकालना है बस, तो फिर एन का वैल्यू निकल जाएगा। अब K2Cr2 को मोल दे रखा है कितना 6 × 10⁻³ कंप्लीटली, उसका एन फैक्टर कितना है भाई 6 इज इक्वल टू कितना मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है 9 × 10⁻³ और इसका एन फैक्टर मुझे फाइंड करना। चलिए 6 6 36 + 10⁻³, इसको डिवाइड कर लो 9 × 10⁻³ से इज इक्वल टू n, ये 4, n इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 4, लेकिन ये अभी n फैक्टर मिला मुझे, ये n नहीं मिला। क्लियर, अब देखो पहली कंडीशन है n फैक्टर यानी कि इन दोनों का नेगेटिव, तो 5 माइनस n पे कितना चार्ज होगा तब जाके ये आंसर 4 बनेगा। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1। तो x अगर +1 होगा तो +1 से वो अगर x +5 में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका n फैक्टर 4 आना चाहिए। तो अभी n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे +1, क्या गिवन में कहीं पर +1 ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे आंसर है जो +1 n होना चाहिए वो नो ऑफ दिस है। क्लियर, बढ़िया। चलिए इक्वेशन नंबर देख लेते हैं 73। द सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3 इज स्टैंडर्डाइज iodometrically against 0.167 gram of KBrO3 where BrO3 minus change in Br minus। तो देखिए BrO3 minus is converted into Br minus and Na2H2O3 is converted into Na2H2O3 is converted into S4O6 - 2। यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहाँ जा रहा है -1 में, तो यहाँ पे एन फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 6। H2O3 - 2 में इसको लिख दूँ तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। चलिए इसको पावर हो जाएगा -2 तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2 और +2 से ये जा रहा है +2.5 में, तो इसका एन फैक्टर निकलाएंगे आप 0.5, लेकिन एक मोल में कितने सल्फर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1। क्लियर, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर बन रहा है कि भाई एन फैक्टर इंटू मोल इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोल, एन फैक्टर मल्टीप्लाई मोल। K2Cr2O7 के लिए वही एन फैक्टर इंटू मोल थायोसल्फेट के लिए। चलिए यहाँ पे एन फैक्टर कितना 6। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे मोल नहीं दिया है, मुझे गिवन मास है। क्लियर, तो उसको मैं मास में कन्वर्ट कर लूँ, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्या मुझे फाइंड करना है नॉर्मलिटी।
और नॉर्मलिटी के साथ मुझे इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं 6, वेट कितना 0.167। ओके, के 2Cr2O7 का मोलिकुलर मास हमें दे रखा है, KbRO3 का, आई एम सॉरी, KbRO3 का मोलिकुलर मास हमें दे रखा है, कितना है 167। तो इसको मैं पुट कर दूं 167 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी फाइंड करना है, और जो रिएक्ट कर रहा है थायोसल्फेट उसका हमें वॉल्यूम दे रखा है कितना 45। तब नॉर्मलिटी मुझे फाइंड करना है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्रॉस 0.167 डिवाइड 167 अपॉन 45। तो नॉर्मलिटी का आप आंसर हमारा बन रहा है 0 पॉइंट। ओके, अब देखिए ये मुझे ml में दे रखा है और मुझे फाइंड करना है नॉर्मलिटी, तो इसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसका आंसर आएगा 0.13। 0.13 अभी ऑप्शन में तो है नहीं, तो देखिए आपको जो ऑप्शन दे रखा है ना उसको डिवाइड करके आप फाइंड करो भाई 0.30 किसका होगा, तो आप करेंगे 2/15, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.30। तो हमारा आंसर ये फर्स्ट वाला बन जाएगा 2/15, तो आंसर हमारा बन जाएगा ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन 74, पर्पल सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 Na2SO4 BaCl2 पिंक PPT, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट। KMnO4 का Na2SO4 के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे तो ना तो ये Na2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और ना तो BaCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो पिंक PPT नॉट ऑब्टेन, PPT मिलने का कोई चांस ही नहीं है, रिएक्शन ही होने वाला नहीं है। क्लियर। यहाँ पे बिल्कुल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन किसके बीच में BaCl2 प्लस Na2SO4 के बीच में, और ये प्रोडक्ट हमें क्या दिलाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl, और BaSO4 बनने से इसका वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। क्लियर। लेकिन पिंक प्रेसिपिटेट की कोई बात हो ही नहीं सकती। 75, X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली, पहले अल्कलाइन मीडियम बोला कि MnO4 किस में कन्वर्ट होगा MnO4 -2 में, फिर M यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +7, तो देखिए MnO4 माइनस अल्कलाइन मीडियम में, प्योर अल्कलाइन मीडियम में, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होगा Mn+6 में, यानी कि MnO4 -2 यानी कि Mn+6। तो ये +7 से कहाँ गया +6, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट वन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। चलिए दूसरे में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा Mn+2 में, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया 5 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आएगा 5। चलिए थर्ड, न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा, तो MnO2 कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +4, कितना चेंज आया 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो अल्कलाइन मीडियम में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अल्कलाइन मीडियम में एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो X इज इक्वल टू 1, एसिड मीडियम में 5 हो जाएगा, और न्यूट्रल मीडियम में ये 3 हो जाएगा, तो 1, 5 एंड 3। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 76, an atom has 26 electron and its atomic weight is 56. The number of neutron in the nucleus of the atom will be। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल एटम दे रखा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इसका एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, तो न्यूट्रॉन का नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन का नंबर। चलिए एटॉमिक मास तो मुझे गिवन है कितना 56 माइनस, अब प्रोटॉन कितना होगा, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर मुझे कितना बोला 26, उसका मतलब अगर न्यूट्रल है तो इसमें कितना हो जाएगा, प्रोटॉन भी 26, तो ये 26 माइनस कर दो कितना बन जाएगा 30, तो ये आंसर हो जाएगा 76 में 30। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। तो 77 में क्या दे रखा है, द मास नंबर ऑफ X माइनस इज 14, X -3 का मास नंबर हमें दे रखा है, मास नंबर यानी कि A कितना 14। इफ देर आर 10 इलेक्ट्रॉन इन द N आयन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, -3 बनने से उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये जब न्यूट्रल होगा तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा 7,
तो प्रोटॉन भी कितना होगा, तो भाई प्रोटॉन भी होगा 7। तो मुझे क्या फाइंड करना बोला, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑन द एटम इज एलिमेंट ऑफ एक्स। तो वही बात फिर से बात कि न्यूट्रॉन का नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन का नंबर। एटॉमिक मास कितना 14 माइनस क्या कर दो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा 7। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख ले 78। 78 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक क्वांटम थियरी जो है उसमें ये कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, मतलब क्या फाइंड नहीं कर सकते। द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब और इमिटेड इन होल नंबर और मल्टीपल ऑफ क्वांटम। तो यही गलत है। यहाँ पे कंडीशन क्लियर है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा या इमिट करेगा वो होल नंबर में ही होगा। इसीलिए तो इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू NHC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NHC अपॉन लैम्बडा, ऐसे लिख सकता हूं मैं, या तो फिर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NHV। क्लियर। तो यही स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी तो सब राइट है। रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, यस। Radiation energy is not emitted or absorbed continuously but form the small package of called quanta, बहुत बढ़िया। This magnitude is energy associated with quantum in proportional to the frequency, yes। energy frequency से directly proportional और wavelength में inversely proportional हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते 79। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस comes from experimental evidence for the existence of the atomic nucleus come from। ओके, कहाँ से आया कि भाई न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में। तो जो हमारा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ रदरफोर्ड का, उसमें हमें मालूम पड़ा कि भाई जब गोल्ड के फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को जब मैं ट्रांसफर करवा रहा था तब बहुत सारे पार्टिकल सीधे पास हो रहे थे, कुछ पार्टिकल डिवीजन हो रहे थे, लेकिन 20,000 में से एक आध पार्टिकल रिटर्न आ रहा था। उसका मतलब कि उसका जो मास है वो बहुत ही छोटे एरिया में डिपोजिट हुआ है। क्लियर। और उस एरिया को उसने बोल दिया न्यूक्लियस। क्या बोला उसको, न्यूक्लियस। क्लियर। तो अल्फा स्प्लिटरिंग बाय थिन मेटल ऑफ फॉइल्स, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन 80। The frequency of an electromagnetic radiation is 2 × 10⁶ Hz. What is the wavelength is meter? वेवलेंथ मुझे फाइंड करने को बोला है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C अपॉन V। C का वैल्यू कितना 3 × 10⁸ और लैम्बडा का वैल्यू कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁶। कितना आंसर बनेगा 1.5 × 10⁻² मीटर। क्लियर। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 80 में चेन्नई। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, कौन सा 81। इन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 2 देन इमिटेड एनर्जी बाय, कितना एनर्जी इमिटेड होगा। तो एनर्जी दो ऑर्बिटल के बीच में जितना एनर्जी का डिफरेंस होता है उतना एनर्जी इमिटेड होता है। तो यहाँ पे डेल्टा ई का मेरा फॉर्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.6 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। चलिए तो ये क्या होगा 13.6 n1 कितना, तो n1 इज इक्वल टू मुझे कितना बोला 2, n1 इज इक्वल टू कहाँ पर है 2 और n2 इज इक्वल टू कहाँ पर है 3। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5/36। तो 13.6 क्रॉस 5 डिवाइड 36, तो इसका आंसर कितना बन रहा है 1.9। क्लियर। तो हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा 81 में चेन्नई। चलिए नेक्स्ट वन 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल एटम।
मेन पोस्टुलेट कौन सा है बोहर मॉडल ऑफ एटम के लिए? तो प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये बात तो ठीक है। Centrifugal force of centrifugal force produced due to the revolving electron balance the force of attraction between the electron and protons, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपन टू पाई, तो इसका वैल्यू ऐसा एन एच अपन टू पाई ऐसा बोलते हैं। क्लियर? तो 82 में आंसर हमारा बन जाएगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख ले 83। द विजिबल रेंज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, विजिबल कौन सी सीरीज में है? तो देखिए फर्स्ट वन लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पासवान, फिर ब्रेकेट और फिर फुंड। क्लियर? तो लाइमन में क्या होगा अल्ट्रावायोलेट, बाल्मर में क्या होगा विजिबल, और फिर बाकी सब में क्या होगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड तो विजिबल कौन से स्पेक्ट्रम में दिख रहा है? बाल्मर सीरीज में। तो यहाँ से 83 में आंसर हमारा बन जाएगा चेन्नई। चलिए नेक्स्ट वन 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला है भाई 84 द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, सेकंड बोहर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कितना होगा? तो सेकंड बोहर ऑर्बिटल यानी कि बोहर ऑर्बिटल इज इक्वल टू बोहर सेकंड बोहर ऑर्बिटल तो 2 हो जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू -13.6 ओके जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। चलिए हाइड्रोजन के लिए बोला तो 13.6 1 अपॉन सेकंड बोला तो 2 का स्क्वायर 4, तो -13.6 डिवाइड 1 अपॉन 4, आंसर आ जाएगा 3.4। लेकिन ये तो क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मुझे जूल में कैलोरी में किलो जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा, लेकिन ये तो नहीं है। चलिए मैं मल्टीप्लाई कर दूँ उसको 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से, तो 3.4 क्रॉस 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 ये जूल में हो जाएगा। अब कितना बनेगा 5.44, ये माइनस है 5.44 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल। तो आंसर हमारा बन जाएगा इसमें 84 में अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 85 द एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। तो एक वेवलेंथ मुझे बोला λ1 इज इक्वल टू 8000 एंगस्ट्रॉम, उसका एनर्जी बोला मुझे E1। सेकंड λ2 बोला उसका वेवलेंथ बोला मुझे 16000 एंगस्ट्रॉम, उसका एनर्जी का वैल्यू E2 बोला, और मुझे अब रिलेशन पूछा E1 और E2 के बीच में, तो मैं क्या कर दूँ E2 अपॉन E1 ऐसा ही कर लेते। E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओके λ1 अपॉन λ2 ओके। तब देखिए E2 अपॉन E1 इज इक्वल λ1 कितना 8000, ये कितना 16000, तो यहाँ से अब क्या बन जाएगा E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू आंसर क्या बन जाएगा 1/2। इसको मैं ऐसे लिख दूँ E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 2, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E2, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E2। क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला ही है लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, इस फॉर्मूले के साथ आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें, तो 85 में आंसर बन जाएगा बॉम्बे, ये बॉम्बे हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू 2E2। चलिए नेक्स्ट वन 86 द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। अब मुझे पूछा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्वेश्चन नंबर 86 में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि सेकंड ऑर्बिटल। क्लियर? क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्बिटल पूछा होता ना, फर्स्ट स्टेट पूछा तो ठीक बात है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,
अब क्या फाइंड करना है, एनर्जी। तो एनर्जी का वैल्यू क्या, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 क्रॉस हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। चलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि कौन सा, सेकंड वाला। तो फिर वही बात, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर हमारा बन जाएगा 86 में बॉम्बे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, फर्स्ट ऑर्बिटल नहीं पूछा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा। The ratio between kinetic energy and the total energy of the electron of hydrogen atom according to Bohr model। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बोहर मॉडल के मुताबिक, कि जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं टोटल एनर्जी बोल दूं, टोटल एनर्जी तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r प्लस, ओके अब ये माइनस है तो माइनस से लिख दो, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। क्या वैल्यू बनेगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब रिलेशन मुझे किसके बीच में निकालना है, तो रिलेशन हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और ये कितना है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो इसको मैं 1 बोल दूँ तो ये क्या हो जाएगा -1, दोनों के बीच में रिलेशन है 1 -1। चलिए स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये थियरी बेस आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग हो रहा है उसको हम बोल देंगे ज़ीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हमारा बन जाएगा 88 में एंड होगा। चलिए नेक्स्ट वन 89 में क्वेश्चन क्या बोला, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इज द सेम एज दैट द फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल का जो रेडियस है वो कितना होगा, a0। ऐसे मैं लिख दूँ तो चलेगा, ऐसे ही केवल वैल्यू को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर, केवल मैंने इस वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हाइड्रोजन के एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a0 बराबर। चलिए अब इसमें से a0 की वैल्यू किसके, मतलब किसका रेडियस a0 होता है, तो देखिए बेरिलियम के लिए आप अप्लाई करो, r इज इक्वल टू a0 इंटू कौन सा n दिया 2, 2 का स्क्वायर क्या 4, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर भी कितना 4, 4/4 क्या हो जाएगा a0। किसके बराबर हो गया, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल बराबर हो गया। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल का और बेरिलियम का सेकंड ऑर्बिटल का रेडियस इक्वल ही होगा। चलिए लास्ट वन सवाल, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ E अपॉन m फोर्स। एक मुझे बोला न्यूट्रॉन, सेकंड वन हमें बोला है अल्फा पार्टिकल, थर्ड वन हमें बोला है प्रोटॉन, और लास्ट वन हमें बोला इलेक्ट्रॉन। तो चलिए जो मास होगा ना उसको मैं प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में लिखूं, जैसे कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास इक्वल है तो मैं न्यूट्रॉन के मास को mp लिख सकता हूँ, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल है इसलिए। क्लियर, मान लिया किसी का मास 4 प्रोटॉन जितना है तो उसको मैं 4 mp लिखूंगा, तब हम कंपेयर कर सकेंगे। चलिए न्यूट्रॉन का चार्ज कितना 0, उसका मास कितना तो 1 mp जितना। क्लियर, ये वैल्यू कितना आ गया 0। चलिए अल्फा पार्टिकल यानी कि He2 प्लस, इसका पॉजिटिव चार्ज कितना +2। चलिए हीलियम में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो टोटल कितना हो गया 4 mp। mp मतलब प्रोटॉन का चार्ज, मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रॉन भी 2 और प्रोटॉन भी 2, कितना प्रोटॉन जितना मास हुआ 4 प्रोटॉन जितना, कितना आंसर बनेगा 1/2, यस यानी कि 0.5।
चलिए अब प्रोटॉन खुद आया, प्रोटॉन का चार्ज कितना +1, उसका मास कितना mp, 1 mp जितना, तो 1/1 क्या आंसर आएगा 1। अब इलेक्ट्रॉन कितना -1 चार्ज। चलिए डिवाइड, मतलब चार्ज को आप 1 ही मान सकते हैं। प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेयर में 1/1836 जितना, यस, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 क्रॉस कितना हो जाएगा 1836। चलिए तो न्यूट्रॉन का कितना 0, इसका कितना 1/2, प्रोटॉन का कितना 1, और इलेक्ट्रॉन का E/m का रेशियो, E/m का रेशियो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, सबसे कम न्यूट्रॉन। चलिए न्यूट्रॉन, फिर अल्फा पार्टिकल, फिर अल्फा पार्टिकल। चलिए बाकी दो सब निकल गए, कौन सा आंसर बनेगा, दिल्ली। क्लियर। चलिए थैंक यू।